जैसे ही कॉलेज से निकला था, तभी मैंने सोचा भर देता हूँ, दे देता हूँ। उसके बाद फिर सीजीएल 2021 हुआ, उसमें मेरा प्री तो हो गया था, फिर मेंस भी अच्छा खासा मार्क्स आ गए थे, बट मेरा डिस्क्रिप्टिव में 44 नंबर दिया था, जिसकी वजह से ओके। मैं 12 नंबर से रह गया था। तो आपने तो नहीं सोच लगा के डिस्क्रिप्टिव हटवा दिया? ठीक है? कि हटाओ सर भई मुझे 22 में रैंक लानी है, ये हटाओ डिस्क्रिप्टिव। आप सभी का रामोवी टॉपर शो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं एक खास टॉपर जिनकी एसएससी सीजीएल 2022 में डबल एओ में यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में तीसरी रैंक है। इनका नाम है ऋषभ त्रिपाठी और ये अभी लखनऊ में रह रहे हैं। लखनऊ मेरा सबसे फेवरेट शहर है, वहाँ जो समय मैंने गुजारे हैं और मुझे उनकी याद भी आ रही है आज। और ऋषभ वैसे हमीरपुर बुंदेलखंड से आते हैं और एसएससी सीजीएल में इतनी बढ़िया रैंक निकालना, और इन्होंने वो पोस्ट ली है जो गजेटेड ऑफिसर वाली पोस्ट है, तो इनके पास अब साइन करने की अथॉरिटी है, तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट भी अटेस्ट कराऊंगा इनसे। ठीक है। जो बाकी था तो सोच रहा हूँ करा लूँ, लेकिन अभी इनकी पोस्टिंग नहीं हुई तो इनके पास स्टाम्प वगैरह है नहीं, तो माइट भी नेक्स्ट टाइम कराना पड़े। ऋषभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है यार रेमोवी टॉपर शो में। थैंक यू सर मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए एंड साथ में आपसे जितना पढ़ा उसकी वजह से जो मुझे सक्सेस मिली उसका बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। एंड साथ में मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहना चाहूँगा, रिलेटिव्स को थैंक यू कहना चाहूँगा, और मेरे कुछ बहुत जिगरी दोस्त हैं जो लाइक एक मेरी फ्रेंड है ऋषिता, उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। एंड मेरा एक और दोस्त है प्रांजल, जिसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा इन दोनों का। एंड साथ में पेरेंट्स तो खैर इतना सब किया उन्होंने, तो वो उनको भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। राइट। सो बहुत अच्छी बात है कि ऋषभ ने सबसे पहले अपने दोस्तों का नाम ले लिया है, वरना ये वापस जाते तो इनको छोड़ते नहीं। ठीक है, तो अच्छा किया। ऋषभ के साथ एक खास कनेक्शन है। ऋषभ हमारे लक्ष्य बैच और उड़ान बैच के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा बैच का फीडबैक भी इनसे लेंगे। बट ये इंटरव्यू इनका है, इनकी पूरी जर्नी जानना है। ऋषभ, आपके कितने मार्क्स थे इस सीजीएल एग्ज़ाम में, और क्या ये आपका पहला अटेम्प्ट था? नहीं, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और इसमें मेरे टोटल मार्क्स 328 रॉ स्कोर बन रहा था। ये मेंस में? हाँ, और ये फिर मेंस एक में। आपका ये अकाउंट्स वाला पेपर हाँ, होता है? डबल ए वाले पेपर में मेरा 162.5 बना था। ओके। तो मैं सभी को बता देता हूँ कि जो डबल एओ एग्ज़ाम है, इसको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बोलते हैं, ये गजेटेड पोस्ट है और इसकी मेरिट अलग से बनती है, राइट? मेंस के पेपर के अलावा इसमें एक पेपर होता है अकाउंट्स का, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स का। वो जोड़ जोड़ के फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उस मेरिट लिस्ट में इनकी रैंक 3 आई है, जो कि बहुत काबिल तारीफ़ है। तो ऋषभ, आते हैं एक एक करके आपके सारी जर्नी को समझने की मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आपने डबल एओ की पोस्ट क्यों ली? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। लोग के अंदर चार्म होता है कि इंस्पेक्टर बनना है, किसी के अंदर वर्दी का चार्म है, किसी को यह है कि भाई हमें दिल्ली में मस्त जो है जॉब करनी है, नेशनल कैपिटल में। आपका क्या मोटिवेशन था डबल एओ के लिए? मेरा वैसे तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और इसमें मुझे डबल ए में ही प्रेफरेंस मुझे भरनी थी। मुझे एमईए और सीएसएस जैसे दिल्ली वाली जॉब है वो नहीं लेनी थी। मुझे बेसिकली ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो मैं ओके। दिल्ली में नहीं रहना चाह रहा था। मैं कहा कहीं और भी मिल जाए तो ठीक चलेगा। दिल्ली गैस चैम्बर में नहीं जाना। ठीक। वहाँ नहीं रहना है। तो इसलिए एक तो गैजेटेड भी है, साथ ही हाईएस्ट ग्रेड पे भी है ये, और इसलिए मैंने डबल ए को चूज़ किया। राइट। सो ये एक यूनिक रीज़न टॉपर है। देखो, ये भी एक प्रॉब्लम है, मतलब हम लोग तो समझते नहीं है कि हम लोग कितना यहाँ पोल्यूशन इनहेल कर रहे हैं, बट आपको ब्रीदिंग इशू का मतलब थोड़ा सा बताएंगे क्या है, मतलब प्रॉब्लम? हाँ, मेरी नाक हल्की सी टेढ़ी है, तो उसकी वजह से मुझे ज़ुकाम बना रहता है। पूरे अच्छा अच्छा, बारह ओके। बारह 12 महीने ज़ुकाम बना रहता है। तो सर्दियों में तो साँस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ जब वो पॉल्यूशन होता है तब मुझे बहुत दिक्कत होती है साँस लेने फिर में। दिल्ली तो मुश्किल था आपके लिए। तो दिल्ली दिल्ली से अपील करता हूँ मैं सभी को कि यार दिल्ली का पोल्यूशन कम करो। ऋषभ जैसे टैलेंटेड लोग दिल्ली पोल्यूशन की वजह से नहीं आ रहे हैं, सोचिए। ठीक है। और एक चीज़ ऋषभ, और क्या मुझे जानना है कि जो आपके पहले 2 अटेम्प्ट्स रहे, जिसमें आपने बोला कि आपका थर्ड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, क्या रिजल्ट था उस अटेम्प्ट में? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो 2021 में सीजीएल 2020 हुआ था, तो उसमें मेरा 128 मार्क्स थे और कट ऑफ 137 के प्री आसपास की? गई थी, प्री की। प्री में नहीं हुआ तो मेरा आपका? प्री में नहीं हुआ था। उसके बाद फिर वो तो खैर मैंने 1 महीना पढ़ाई की थी। जैसे ही कॉलेज से निकला था, तभी मैंने सोचा भर देता हूँ, दे देता हूँ।
उसके बाद फिर CGL 2021 हुआ, उसमें मेरा प्री तो हो गया था, फिर मेंस भी अच्छा खासा मार्क्स आ गए थे, बट मेरा डिस्क्रिप्टिव में 44 नंबर दिया था, जिसकी वजह से मैं 12 नंबर से रह गया था। तो आपने तो नहीं सोच लगा के डिस्क्रिप्टिव हटवा दिया? ठीक है कि हटाओ भाई, मुझे 22 में रैंक लानी है, ये हटाओ डिस्क्रिप्टिव। अच्छा सही बताओ, कैसा लगा जब हट गया डिस्क्रिप्टिव? अब मुझे बहुत खुशी हुई, वो अब मूड पर डिपेंड करता है एग्जामिनर के कि कैसे मार्क्स देगा। तो कई बार अच्छे लोग का भी नहीं होता, कई बार जिनका जो अच्छा नहीं लिख पाते उनका भी हो जाता है, तो ये सब्जेक्टिव होता है। बिल्कुल, और ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि पेपर में पूरा अब ऑब्जेक्टिविटी है, नथिंग सब्जेक्टिव। तो ये अब मोर श्योर प्रिपरेशन बेस्ड एग्जाम है, अब कोई लक फैक्टर नहीं है। अब ये एग्जाम में अगर ए लगाओगे, ए सही है तो नंबर मिलेगा, ये नहीं कि उसने यार 21 में बहुत लोगों के मैसेज आए कि पेपर में सब कुछ बहुत अच्छा था और नंबर खराब डिस्क्रिप्टिव में आ गए। तो वो एक सब्जेक्टिविटी है, एग्जामिनर का मूड है, वो किसको दे रहा है नहीं दे रहा है, तो वो हटा के बड़ा अच्छा काम किया। ठीक है, तो ऋषभ मैं आता हूँ, अब आपके प्रिपरेशन को थोड़ा समझेंगे, उसके पहले थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड बताओ क्या है। लाइक मेरी 12th मतलब मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, उसके बाद फिर मैंने JEE दिया था, तो उसमें मेरी 8036 रैंक थी, तो मुझे NIT इलाहाबाद मिल गया था, मैंने मैकेनिकल ले लिया। JEE मेन से आपको NIT इलाहाबाद मिला? हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर मैकेनिकल इसलिए लिया था, मेरी फिजिक्स अच्छी थी, मुझे लगा वहाँ जाके कुछ बढ़िया करेंगे। यही गलती कर दें, फिजिक्स अच्छी है तो मैकेनिकल ले लो, उनको लगता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मतलब फिजिक्स का एप्लीकेशन। हाँ, फिर वहाँ क्या लगा आपको? फिर पता चली असलियत, पता चली। ऐसे ही मैंने ना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ली थी, मेरे एक टीचर थे, उन्होंने बोला कि CS मत लेना, क्योंकि CS में क्या होता है, CS के अच्छे जानने वाले लोग अमेरिका में बैठे हैं, IT जॉब कर रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, पढ़ाने वाले अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स लोगे तो अच्छे पढ़ाने वाले मिलेंगे। बट वो सरासर गलत थे और मुझे ब्रांच में जाके रियलाइज़ हुआ यार कि इंजीनियरिंग फर्जी में कर ली मैंने। मेरे को तो ऐसा लगता था कि मैंने क्यों करी इंजीनियरिंग, एक्सेप्ट अच्छे दोस्त बने, सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ। ठीक है, NIT में कैसा माहौल है पढ़ाई वढ़ाई का? पढ़ाई का माहौल तो बहुत अच्छा है, उसमें ये स्ट्रिक्ट है कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए आपकी, तो ये मैंडेटरी कर दिया, मैंडेटरी है, और बाकी पढ़ने वाले तो हैं, मतलब पढ़ाई अच्छी है। और NIT में आई थिंक प्लेसमेंट ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, Placement। अगर आप जॉब में इंटरेस्टेड हो। हाँ हाँ, तो आप क्यों नहीं इंटरेस्टेड हो? इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनियां आती हैं। NIT में मेरा एक दोस्त था, मुझे याद है हमारे टाइम पे, तो वो उस टाइम पे मतलब बहुत बड़े पैकेज पे, डबल डिजिट पैकेज पे NIT इलाहाबाद से निकला था। तो आई थिंक आपके यहाँ तो प्लेसमेंट भी बहुत शानदार है। प्लेसमेंट तो बहुत अच्छा है, CS का प्लेसमेंट आप देखेंगे तो सारी बड़ी कंपनीज आएंगी यहाँ पर। मैकेनिकल में भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, बट उस समय कोरोना भी चल रहा था, तो कंपनीज भी कम आ रही थी, और मैक्सिमम लोग कंसल्टेंसी में जा रहे थे। तो मेरा भी इंटरेस्ट था कंसल्टेंसी में जाने में, बट फिर मैंने कहा मुझे थोड़ा अच्छी जॉब चाहिए थी, मतलब सिक्योर, मुझे ज़्यादा हसल वसल वाली नहीं, और ज़्यादा हेक्टिक प्रेशर वाली नहीं चाहिए थी, तो मैंने इसलिए फिर मैं सोचा गवर्नमेंट, प्रेफरेंस गवर्नमेंट जॉब्स। तो फैमिली में कुछ गवर्नमेंट जॉब का बैकग्राउंड है, मतलब कैसे आपका इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब की तरफ है? पापा एयरफोर्स में थे। अच्छा। 1991 में ज्वाइन किया था उन्होंने, ओके। 2011 में छोड़ी। उसके बाद फिर पापा ने बैंक का पढ़ा, तो एक तो पापा इतनी लेट एज तक पढ़ते रहे तो इसकी वजह से हम लोग का ही वो रहता था कि हमें भी पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। तो पापा अभी बैंक में है? तो अभी बैंक में है अच्छा, पापा। वेरी गुड। तो ये होता है कि अच्छा, जब रिटायरमेंट ले लेते हैं आर्मी से, एयरफोर्स से लोग, तो हाँ। उसके बाद भी उनके पास वर्किंग एज होती है, हाँ, एंड दे गेट आई थिंक कुछ वो भी होता है ना, कोटा रहता कोटा है भी उनका। होता है उसका। तो अच्छा, मेरे भी रिलेटिव्स हैं जिन्होंने बाद में आके बैंकिंग और टीचिंग वगैरह ज्वाइन करी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सो अब आते हैं आपकी तैयारी पे थोड़ा करके। आपकी एक चीज़ और पूछनी कि आपका जो एजुकेशन हुआ, बेसिक एजुकेशन, वो कहाँ से हुआ, कुछ थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? मीडियम क्या था? हाँ, मैं जैसे पापा एयरफोर्स में थे, तो एयरफोर्स में यूजुअली कैंपस के अंदर ही केंद्रीय विद्यालय होते हैं, तो मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ पूरे 12th तक। तो हम लोग का ट्रांसफ़र होता रहता था, जैसे चंडीगढ़, गुवाहाटी, लखनऊ, कानपुर, ये सब हम लोग कई जगह रहे हैं। तो केंद्रीय विद्यालय में हम लोग का तुरंत एडमिशन भी हो जाता था, तो बस केंद्रीय विद्यालय में इंग्लिश मीडियम में। तो ये केंद्रीय विद्यालय बहुत अच्छे स्कूल्स माने जाते हैं, और मेरा भी एक कनेक्शन है केंद्रीय विद्यालय से, मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे स्कूल का नाम भी KV इंटर कॉलेज था। इट वॉज नॉट KV आपका वाला केंद्रीय विद्यालय, कौशलेंद्र विक्रम इंटर कॉलेज था। तो जब मैं बाहर निकला, जैसे लखनऊ आया पहली बार, मुझसे कोई पूछता था कहाँ से पढ़े हो, तो मैं ऐसे बोलता था फ्लो में कि मैं KV से पढ़ा हूँ। तो लोगों को लगता था वो वाला KV है, तो मैंने कई बार उनको करेक्ट भी नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, अच्छा भोकाल बन रहा है तो बनने दो। तो मेरा KV इंटर कॉलेज था, कौशलेंद्र विक्रम इंटर कॉलेज,
बट केवी इंटर कॉलेज हम लोग उसको भी बोलते थे, केवी, सो दैट्स गुड। एक चीज़ और बताइए कि ये हो गई आपकी 12th तक की पढ़ाई, ठीक है। 12th के बाद आपने इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करी, वो प्रिपरेशन कहाँ से करी थी, कोटा गए थे या? नहीं, वो मैंने 11th में ही फिटजी जॉइन किया था। अच्छा। तो 2 साल का वो क्लासरूम प्रोग्राम होता है, तो मैंने वो जॉइन किया था। तो जब आपने बोला आपको सरकारी नौकरी करनी थी, आपको पेरेंट्स ने बोला नहीं कि यार मोतीलाल से इतनी अच्छी आपको प्राइवेट जॉब्स मिल जाएंगी? हाँ, बोला था? जब मैंने प्लेसमेंट नहीं लिया, तब पापा-मम्मी भी बोल रहे थे ले लेना था, वो सब। बट फिर पापा ने बोला कि चलो अब गवर्नमेंट की तैयारी करो। पापा को भी अच्छा लगता है कि गवर्नमेंट, दीदी है मेरी गवर्नमेंट जॉब में, तो अच्छा। धीरे-धीरे फिर नहीं ठीक है, और आई थिंक हमारे यहाँ एक चीज़ ये भी है सोसाइटी में कि 12th तक तो हम समझ ही नहीं पाते हमें क्या करना है। आई थिंक इंजीनियरिंग करना, वहाँ तक तो एक नेचुरल सी लाइन लगती है कि ठीक है अगर आपका मैथ्स तो इंजीनियरिंग कर लो। अब वहाँ जाके अंदर समझ में आता है कि यार यहाँ हमको नहीं मज़ा आ रहा है या हमें नहीं करना है। अब मेरे को कब समझ में आया, मैंने तो वहाँ इंजीनियरिंग भी कर ली, वहाँ से जाके नौकरी भी ले ली, वहाँ जाके नौकरी भी कर ली, उसके बाद फिर बीएसएनएल में भी काम कर लिया, तब मेरे को समझ में आया कि मुझे कुछ और करना है। लाइफ में कई बार होता है ना कि आपको बाद में समझ आता है मुझे ये करना है, तो वही आपके साथ हुआ कि आप वहाँ जाके आपको रियलाइज़ हो कि आपको नहीं करना है ये काम, प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना है। कोई बढ़िया बढ़िया किया आपने। तैयारी में आते हैं, सब्जेक्ट वाइज घुसते हैं अभी, ठीक है। मैथ्स में जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि आप हमारे लक्ष्य बैच में भी थे, उड़ान बैच में भी थे। ये कब आपने ज्वाइन किया था, किस फेज़ में, और किस अटेम्प्ट में आपने ज्वाइन किया था? जैसे मेरा मैथ्स थोड़ी मतलब अच्छी थी, बट स्टिल नंबर नहीं आ रहे थे मेरे। तो मैंने फिर इस बार मैंने सोच लिया था कि अच्छी खासी वैकेंसीज़ है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो मैं इस बार लेके रहूँगा। तो इसलिए मैंने फिर आपका उड़ान बैच और लक्ष्य बैच को जॉइन किया था मैंने। ओके, सो उड़ान बैच जो आपका हमने प्रीलिम्स के पहले प्रैक्टिस बैच हाँ। लॉन्च किया था, लक्ष्य जो मेंस वाला बैच था, हाँ। राइट, ओके। और इसके पहले जो मैथ्स के बेसिक्स थे वो आपने कहाँ से तैयार किए थे? बेसिक्स पहले तो मैंने यूट्यूब चैनल, आपका यूट्यूब चैनल था और अभिनय सर का यूट्यूब चैनल था। इन 2 यूट्यूब चैनल से मैंने मैथ्स की तैयारी करी थी, और बाकी तो मॉक लगा के काफ़ी कुछ इम्प्रूव होता रहा था। राइट। सो उड़ान के बहुत सारे बच्चे लक्ष्य में आते हैं, एक नेचुरल वो सक्सेशन है। हाँ। उड़ान में लोगों की आदत पड़ जाती है, फिर वो लक्ष्य में आ ही जाते हैं, ठीक है। क्या कैसा रहा एक आपका? चीज़ पॉइंट करना जी। चाहूँगा। जैसे आपके मैंने जितने भी डीपीक्यूज़ जिसमें वो क्वेश्चंस रहते थे, मैंने वो लगाए। मुझे सच में लगा कि रिसर्च उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग होते थे। तो मैंने इसलिए फिर नेक्स्ट लेवल पे लक्ष्य जॉइन करने का डिसीजन लिया था। बैच से क्या बेनिफिट मिला आपको, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन थी, आप बहुत ऑनेस्टली बता सकते हैं, और क्या उससे आपको अपनी अप्रोच में बेनिफिट नज़र आए? जैसे मैंने यूट्यूब चैनल आपका देखा ही था, तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि मुझे आपकी बातें समझ आ रही हैं। तो मुझे इतना वो कॉन्फिडेंस हो गया था कि जो भी आपके बैच से मुझे मिलेगा, वो तो सफिशिएंट होगा। और आपने एक बात कही थी कि जब भी किसी टीचर से कुछ पढ़ो तो उससे मोहब्बत कर लो। यस। तो वो बात मुझे अच्छी लगी थी। उसके वजह से मैंने फिर जितना आपने पढ़ाया, मैंने अच्छे से पढ़ा है। वो बात मेरे दिल को भा गई थी। एंड फैक्ट भी एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चे यहाँ बार बार ना टीचर्स बदलते हैं, उन्हें लगता है टीचर में कुछ प्रॉब्लम है। आज की डेट में ना कई सारे अच्छे टीचर्स हैं, तो मैं ये बात इसलिए बार बार बोलता हूँ कि यार जो तुम्हें रेजोनेट कर गया बस उसी को पकड़ लो और उसी के साथ चलो, बिकॉज अगर डाइवर्जन नहीं होगा तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बेहतर होगी, आप किसी के साथ भी रहो, ठीक है। तो ये अच्छा है कि इस एडवाइस पे आपने काम भी किया और मेहनत भी करी और इतनी अच्छी रैंक लेके आए, बहुत अच्छा। एक चीज़ ऋषभ, मैं आता हूँ, अब बात करते हैं कि मैथ्स का वेटेज भी थोड़ा कम हुआ, तो जब पैटर्न चेंज हुआ क्या रिएक्शन था आपके दिमाग में कि नए पैटर्न में कुछ अच्छा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या होगा? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऑनेस्टली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे ये पता था कि मुझे प्री अच्छा करना है, तो मेंस तो अच्छा हो ही जाएगा। तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। एक चीज़ था कि मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं थी। कई लोगों की मैथ्स बहुत अच्छी होती है, तो उस लेवल की तो मेरी नहीं थी। तो मैथ्स का वेटेज कम हुआ तो मुझे अच्छा लगा। इंग्लिश मेरी अच्छी थी। और मार्क्स तो आपने मैथ्स में फोड़े 87। हाँ, ईज़ी वेवर था, मुझे ईज़ी लगा। तो बस एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, वो मेरे से नहीं बना था। तो मैथ्स का ख़ैर, मुझे इंग्लिश अच्छी थी मेरी, इंग्लिश का यहाँ वेटेज बढ़ गया था। तो वो उससे मुझे एक बेनिफिट हुआ। साथ ही जीएस मेरी ठीक-ठाक थी, तो उसका भी मुझे फ़ायदा यहाँ मिला था। राइट। तो ऋषभ, एक सवाल मुझे ये पूछना है कि जैसे जो हमारी तरफ से आपको कंटेंट मिला, उड़ान में मिला, प्रैक्टिस कंटेंट था, लगभग 60 क्लासेस का कंटेंट है,
1200 सवाल वो हो गए, फिर डीपीक्यूज आपके हो गए 900 सवाल वो हो गए लगभग। इसके अलावा फिर आप लक्ष्य में आए, वहाँ भी आपको प्रैक्टिस कंटेंट मिला होगा। इसके अलावा क्या आपने किसी बुक वगैरह से प्रैक्टिस करी है? हाँ, मैंने आपकी जो 4200 प्लस एमसीक्यू वाली बुक थी वो मैंने खरीदी थी, और बस उसको लगाया और मॉक लगाया। मैंने एक्स्ट्रा कोई कहीं से कुछ नहीं किया। आपका जो डीपीक्यू था वो लगाया और मॉक लगाए और ये बुक लगाई बस। और ये अच्छा पॉइंट है सबका। देखिए, कंटेंट को लिमिटेड जितना आप रखोगे ना, उतना आपके लिए मेरे ख्याल से लर्निंग आसान होती है। उसी कंटेंट को बार बार आप रिवाइज कर लो। तो एक कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक और एक अगर किसी टीचर की शीट मिल जाए तो वो, और कुछ आप यूट्यूब वीडियो से हेल्प लो, किसी का बैच अगर आपने ले लिया तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। इंग्लिश में बताओ। इंग्लिश में यूट्यूब चैनल है इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा, उनका जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से पढ़ लिया था। ग्रामर मैक्सिमम उन्हीं से की थी मैंने, और वो कैब के लिए मैं तो बस यूट्यूब में सर्च करता वो कैब, तो जो वीडियोस आ जाते देख लेता था। That's all। और कोई स्पेसिफिक बुक आपने वो कैब में यूज़ नहीं की? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। फिर ये जो थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, मैंने देखा ना, इंजीनियरिंग करके आते हैं और अच्छे कॉलेज से आते हैं, उनका तरीका बिल्कुल अलग होता है। उसमें से आप हो, ठीक है, कि डिफरेंट एक तरीका है। यूट्यूब पे देख के अपना मस्त ग्रामर कर लिया, कोई किताब आपने वोकैबुलरी की स्पेसिफिक यूज़ नहीं करी है, राइट? ठीक है। और आरसी वगैरह के लिए? आरसी वगैरह के लिए मैं एनसीईआरटी की चैप्टर्स पढ़ता था। इंग्लिश NCERT हाँ, इंग्लिश की। इंग्लिश की बुक 8 से 10 तक की, एक चैप्टर मान लीजिए 15-20 मिनट लगता तो है। उसमें आरसीज दिए हैं? आरसीज नहीं है, मैं चैप्टर पढ़ता था। अच्छा। तो चैप्टर से वो कोलोकेशंस कभी कभी मिल जाते थे, नए नए वोकैब भी मिलती थी। जितनी भी एसएससी की वोकैब्स हैं मैक्सिमम आपको 8 से 10 में मिल जाएगी। एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी में मिल नया जाएगी। सोर्स बताया आपने, वेरी गुड। तो ये पता कैसे चला आपको कि एनसीईआरटी पढ़नी है? ये किसी यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा था, मुझे याद नहीं है किसमें देखा था, बट उन्होंने बोला था कि ऐसे कर लेना, तो मैंने वैसे ही किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये जो पैराजम्बल्स और क्लोज टेस्ट वगैरह आते हैं? पैराजम्बल तो खैर मेरे से नहीं बना था। मेरी इंग्लिश में पैराजम्बल 4 गलत हुए थे, शायद थे 2 ही वाले थे। 4 गलत थे, तो पैराजम्बल का मेरे से मत पूछिए। क्लोज टेस्ट वोकैबुलरी से हो गया? हाँ। ओके। ग्रामर उमर कैसे, वही यूट्यूब के वीडियो से कर ली थी हाँ, आपने? इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा, उनसे मैंने ग्रामर पढ़ ली थी। वेरी गुड, ठीक है। अब ये वोकैबुलरी में कुछ रिवीजन प्रोसेस था, रिटेंशन प्रोसेस था, कैसे रटना है, क्या करना है? मैंने रटने पर फोकस ही नहीं किया कभी। मैंने मॉक लगाए, मॉक में जो आता था वो मैं पढ़ लेता था। एक बार तो मॉक लगा लिया, उसमें आपने वोकैब देख ली, उसके बाद जब उसको दोबारा से रीअटेम्प्ट करते हैं या देखते हैं तो उसमें फिर वापस से वो सारी चीज़ें रिवाइज होने लगती हैं। तो धीरे धीरे मैंने पुराने मॉक्स भी वापस से देखना स्टार्ट किया, तो वही सारे वर्ड्स वापस आते हैं। और मॉक में यूजुअली प्रीवियस ईयर ही आता है। और इंग्लिश के जैसे एक शुभम जैन सर हैं, आरबी चैनल चलाते हैं, तो उनके में पीडीएफ्स आती हैं। अच्छा। मैं वो पीडीएफ, प्रीवियस ईयर वाली पीडीएफ वो निकाल के मैं देख लेता था कौन कौन सी वोकैब है, तो उससे भी मैंने पढ़ा है। तो पीवाईक्यू आपके वहाँ से पीडीएफ से हो गए? हाँ, मैंने रटा नहीं, मैंने रटने से याद नहीं होता है। 10 बार सामने से जाएगा तो खुद ही याद हो जाएगा। साइंस बैकग्राउंड के बच्चे रट भी कम पाते हैं। रट नहीं पाते, नीड लॉजिक टू रिमेंबर एनीथिंग, इसलिए जीएस याद नहीं होती है। अब मैं रीजनिंग पूछने जा रहा हूँ आपसे। रीजनिंग कहाँ से किया आपने? रीजनिंग बेसिकली मॉक थी, और आपका जो 25 डेज चैलेंज वाला 21 डे चैलेंज अभ्यास वाला, उससे मैंने वो सर राहुल सर की सारी वो वीडियोस देखी थी। ओके। और बाकी मॉक से हो जाता है काफी। कमिंग टू जीएस के लिए कोई कोर्स नहीं लिया मैंने सिर्फ यूट्यूब चैनल में जितने वीडियोस आते रहते थे जीएस के, तो मैं वो देखता रहता था। और छांटते कैसे थे लेकिन आप, बड़ा कंटेंट आता है यूट्यूब पे तो। जीएस का मैं यूजुअली प्रीवियस ईयर ही देखता था मैक्सिमम। उसके बाद जैसे मॉक लगाया मैंने, मॉक में कोई क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, या सारे क्वेश्चन देखता था, और जो मुझे लगता था डाउट है, तो मैं उस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज कर लेता, पूरा रिवाइज कर लेता। तो जो चीज़ें, जो क्वेश्चन था वो भी याद हो जाता था, और उसके साथ बैकग्राउंड में जो चीज़ें होती थी वो भी याद हो जाती थी। वेरी गुड। तो एक चीज़, अब मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जीएस में, है ना? जीएस देखने में बहुत वाइड है, और 2021 तक तो जीएस का वेटेज 50 नंबर का था, यू कैन इग्नोर। हाँ, अब तो नहीं कर सकते इग्नोर, ठीक है। तो हर एरिया अलग अलग पढ़े थे आपने, कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, है ना? हाँ, मैंने सारे चीज़ें अलग पढ़ी थी। और स्टैटिक जीके का मैंने, जैसे डांस होते हैं और म्यूजिक कंपोजर्स होते हैं, या
ये यही सब जो लोग होते हैं, तो इन लोग का मुझे याद नहीं होता था, कभी याद नहीं हुआ। तो मैंने कभी याद करने की कोशिश भी नहीं की। मैंने कहा ये 1-2 क्वेश्चन आएँगे मैं छोड़ दूँगा। तो मैं उसमें ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया, जितना जो हो सकता था। जीएस में लोग डरते इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि टफ़ आता है। लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप कर सकते हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। बिल्कुल वो पूरा बहुत टफ नहीं बेसिक। आता। आई थिंक हाँ, जीए को लोग ऐसे जज कर लेते हैं ना कि स्कोरेबिलिटी मैथ्स में हाई है, रीजनिंग में हाई है, इंग्लिश में भी रिलेटिवली हाई है, स्कोरेबिलिटी जीए में उतनी हाई नहीं है, हाँ, तो उसको टफ़ मान तो उसको लेते हैं वो टफ लोग। मान लेते हैं। हाँ, एवरेज स्कोर के हिसाब से ऐसा भी बहुत मुश्किल नहीं है, आप अगर ठीक से तैयारी करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, कमिंग टू द मॉक टेस्ट नाउ, कि मतलब मॉक टेस्ट को कैसे आपने किया और क्या प्लान थे, कहाँ कहाँ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, बता सकते हो? मैंने एक तो टेक्स्ट बुक का सीरीज़ ली थी, क्योंकि दीदी ने भी वही ली थी, तो मैंने भी वही ले ली। उसके बाद सुपर मॉक्स का ऑल इंडिया टेस्ट जो होता था, वो मैं देता था। फ्री टेस्ट जो होता था, वो देता था। तो मॉक में पहले तो मेरे नंबर नहीं आते थे, मेरा वो हो भी नहीं पाता था 1 घंटे में कभी पेपर। तो धीरे-धीरे जब स्टार्टिंग में मैथ्स ही दिक्कत देती है, बाकी तो आप कर लेते हो। मैथ्स का फिर मैंने सोचा कि अब इसको थोड़ा इम्प्रूव करना है। तो जैसे-जैसे मैं 2-3 दिन बाद में देता था स्टार्टिंग में, तो 2-3 दिन मैं मैथ्स पढ़ लेता था थोड़ा बहुत, तो उसके बाद मैं देखता था कितना इम्प्रूव हो रहा है मेरा। धीरे-धीरे वही मैथ्स की वजह से टाइम भी कम होता गया, रिड्यूस होता गया और मार्क्स भी बढ़ते चले गए। कितने आई थिंक मार्क्स दिए होंगे आपने प्रीलिम्स के? मैंने कम से कम 60 के आसपास दिए होंगे। प्री के? हाँ। ओके, और मेंस के लिए? मेंस का मैंने स्टार्टिंग के 2 जब मैंने दिए थे, मतलब वो 2021 वाला दिया था, तब मैंने मॉक नहीं दिए थे, मैंने 4-5 मॉक दिए थे। तो वो मुझे पता था कि इसकी वजह से मेरा नहीं हुआ इसमें, क्योंकि मैथ्स में मेरे और अच्छे हो सकते थे। और उसके बाद फिर मैंने मॉक्स में ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद मैंने मेंस काफ़ी सारे दिए थे। लगभग अप्रॉक्सीमेट बता सकते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 21 के आसपास। 21 के आसपास मार्क्स आपने दिए हैं, ठीक है। मॉक को एनालाइज करते थे आप? क्या स्ट्रेटजी थी एनालिसिस की आपकी? मैं सारे क्वेश्चंस देखता था। मैं जो करेक्ट होते थे वो भी देखता था, जो इनकरेक्ट होते थे वो भी देखता था, क्योंकि मैथ्स में कभी-कभी तुक्का भी मार लेते हैं कि डिवाइड बाय 9 हो जा रहा है, नंबर बिल्कुल, क्रंचिंग हो जा रही है। तो वो एक तो मेथड है, बट आपको कैलकुलेशन भी फास्ट करनी बिल्कुल। पड़ती है। तो उसके लिए मैं करेक्ट क्वेश्चंस भी देखता था और इनकरेक्ट भी देखता था। तो मैथ्स में भी यही, जीएस में तो खैर मैं सारा देखता था, सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखता था, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट हर बार रिवाइज़ करने का ऑप्शन मिल जाता था, तो याद हो जाती थी सारी चीज़। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि एनालिसिस में, जैसे कोई अभी लेट्स से प्रीलिम्स का मॉक दे रहा है, 1 घंटे का मॉक है, कितना टाइम एनालिसिस में जाना चाहिए आइडियली? आइडियली मैं 3 टू 4 आवर्स देता था, जीएस में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। पूरी एनालिसिस में आप? हाँ। मतलब मेंस के या प्री के? प्री का मेंस में थोड़ा ज़्यादा टाइम, मान लीजिए 5 घंटा लग गया, 6 घंटा लग गया, मतलब उसमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा होते थे। इंग्लिश का कई सारे कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट होते थे, थोड़ा टफ हो जाता था, वोकैब टफ हो जाती थी, तो उसमें मैं इंग्लिश में भी ज़्यादा टाइम देता था। तो लेकिन एनालिसिस में जैसे आपने एक मॉक दिया और इतने घंटे एनालिसिस करी, तो उस दिन आपकी पढ़ाई और नहीं होती होगी ना? मैं कम से कम 10 घंटा तो पढ़ ही लेता था दिन अच्छा। में। तो मुझे मतलब मॉक मैं तो तो आपने घर बहुत तमीज से एनालाइज किया है, क्योंकि मेंस के मॉक में 5 घंटे एनालिसिस, मतलब आप उसको बहुत अच्छे से वहीं से वापस घूम फिर के कॉन्सेप्ट सब रिवाइज करके पूरा कर रहे हो अच्छे से। हाँ, मैथ्स में कई सारे क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही क्वेश्चन को उसको करने का तरीका आपको आना चाहिए। डिफरेंट वेज के हैं। डिफरेंट वेज में आने चाहिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपका एक तरह से नहीं हो पाएगा। जैसे किसी में कैलकुलेशन तेज है तो उसमें दूसरा तरीका आप लगा सकते हो, किसी में रेशियो से हो रहा है तो रेशियो लगाइए। तो वो सारे मैं हर मेथड्स को ट्राई करता था, और कौन सा जल्दी हो जा रहा है वो मैं देखता था। ओके ओके। तो मॉक टेस्ट में आपकी क्या बेस्ट परसेंटाइल थी और वर्स्ट क्या थी? वर्स्ट तो मेरी थी स्टार्टिंग में जब हुई थी, तब तो मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ था, मेरा कट ऑफ ही पार नहीं हुई थी। उसके बाद धीरे-धीरे जब इम्प्रूव हुआ, तब मेरा 75-80 आने लगी। फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और मैक्सिमम आई थी 99.8 परसेंटाइल। 99.8 परसेंटाइल आपने बेस्ट किया था। बेस्ट एवरेज परसेंटाइल रेंज क्या रहती थी? एवरेज 95 प्लस रहती थी मेरी। 95 प्लस। तो आई थिंक ये एक अच्छा मीट्रिक हो सकता है। बच्चे पूछते हैं कि सर मॉक में क्या स्कोर खराब है, क्या अच्छा है। अगर आप 95 प्लस, अगर आप की तैयारी थोड़ी कम है तो इनिशियली परसेंटाइल कम होगी, बट अगर आप कंसिस्टेंटली 95 प्लस परसेंटाइल हिट मार रहे हो तो आप अच्छा करोगे, कोई ना कोई अच्छी रैंक आप ज़रूर लेके आएंगे, ये तो श्योर है। एक चीज़ जैसे मुझे पूछना है, बैच में जब आप पढ़ते हो, जैसे लक्ष्य लिया आपने, उड़ान लिया, तो आप लाइव क्लासेस करते थे मोस्टली या वीओडी देखते थे? कभी-कभी मैं लाइव करता था, कभी-कभी वीओडी। मोस्टली मैं वीओडी देखता था, क्योंकि उस समय बाकी घर का खाना-वाना खाना है। और टाइम ये भी सब सेवर है वीओडी। आई टाइम थिंक सेवर है। अगर डाउट्स नहीं होते हैं लाइव क्लास में, मैं भी वही बोलता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन होता है आंसर करना कि
हम चाहते हैं बच्चा लाइव आए, हाँ। राइट, इंटरेक्टिविटी बनती है इससे। बट ये भी मैं जानता हूँ कि वीओडी में टाइम बचता है, तो जो वीओडी देख सकता है और जो क्लास में थोड़े कम सवाल पूछता है या उसको सारी चीज़ें ऐसे समझ में आ जाती हैं, तो उनके लिए वीओडी ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि आप अपना तरीका चूज़ करो। अब मैं कैसे बोल दूँ कि लाइव ही आना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वीओडी इज़ टाइम सेवर, राइट, कि अगर आप उसी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग देखोगे तो माइट भी 2x स्पीड से देख के टाइम बचा लो, राइट। अब वो जो किसी का डाउट होता है बीच में, वो समझाने में जो टाइम जाता है, तो वो लाइव में आप स्किप नहीं कर सकते, उसमें स्किप कर सकते हो। कंटेंट के बारे में क्या बताओगे अब, लक्ष्य या उड़ान का कैसा था? जैसे कई बच्चों को ये लगता है कि यार बैच में प्रैक्टिस बैच है तो क्या हर सवाल को ठीक से समझाया जाता है? क्या एक सवाल को करने के 2-3 तरीके ठीक से समझाएंगे, ट्रेडिशनल बताएंगे मेथड, या नहीं बताएंगे, सीधा शॉर्टकट लगा के लग देंगे सवाल? क्या क्या आपका फीडबैक है बच्चों के लिए? आपका आपका जो तरीका है, पहले आप ट्रेडिशनल बताते हैं, उसके बाद अपना रेमो वाला तरीका बताते हैं। तो मुझे बहुत सही लगता है, पहले ट्रेडिशनल से आप दिखाते हैं कि कितना लेंदी प्रोसेस है, उसके बाद जो आप दिखाते हैं कि इतना ईज़िली हो जाएगा, तो वो जो प्रोसेस है वो मुझे, उसी वजह से मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आया था आपके इस बैच में, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम सेवर के लिए। जैसे मेरा स्टार्टिंग में नहीं होता थे, कंप्लीट नहीं होता था मॉक, लेकिन फिर जब वो आपका तरीका, दूसरा नंबर क्रंचिंग वाला तरीका, ये सब देखा, तो उससे मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट मिली थी। तो मुझे काफ़ी सही लगा था वो। राइट, ग्रेट। अब मैं आता हूँ आपके अदर एस्पेक्ट पे। ऋषभ, पढ़ाई के दौरान मैं समझ सकता हूँ आप बहुत अच्छे कॉलेज से आते हो, राइट। आपके दोस्त प्लेस होके यहाँ वहाँ गए होंगे, बड़ी बड़ी जगहों पर फोटो डालते होंगे, और आप कर रहे हो प्रिपरेशन। तो डिफ़िकल्ट फेज़ होगा, क्योंकि सेल्फ डाउट होते हैं, और एक बार एग्ज़ाम ना निकले तो और होता है, क्योंकि ये और प्रेशर बिल्ड करता है कि यार कलीग हमारे, मतलब बताओ, इतना इतना पैसा कमाने लगे, बैंगलोर में कोई है, कोई कहीं है, कुछ फ़ॉरेन जाने लगते हैं उस पीरियड में। कैसा फेज़ था वो, मतलब सेल्फ डाउट, और कैसे आपने उससे रिकवर किया खुद को जब ऐसे फेजेस आए, जब आपको लगा कहीं मेरा डिसीजन गलत तो नहीं है, राइट। जैसे एक टाइम था मैंने अपनी जॉब छोड़ी एंड आई केम बैक टू दिल्ली। मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँगा लाइफ में, और शुरू में तो ठीक गया। 1 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने सही किया कि नहीं। खैर वो एक ही बार सवाल आया मेरे ज़हन में कि मैंने कहीं ऐसा तो नहीं कि नौकरी छोड़ के बिना किसी उसके मैं आ गया हूँ वापस कि मैं कुछ करूँगा अपना, बट मैं कुछ कर तो नहीं रहा हूँ अभी। एंड वो सेल्फ डाउट क्रिएट हुआ। उधर देखा दोस्तों के प्रमोशंस मिल रहे हैं, पैकेजेस बढ़ रहे हैं, तो एक बार डाउट हुआ कि यार कहीं ऐसा तो नहीं गलती कर दी। तो मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ कि अच्छा हो जाता है तो सब कुछ समझ में आता है कि हाँ ठीक है, इट वॉज द राइट डिसीजन, बट जो जर्नी होती है उस बीच में सेल्फ डाउट्स होते हैं कई बार, जब तक आपको वो मिल नहीं जाता जो आप चाहते हो। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ आपका कि आपको कैसा महसूस होता था, क्या आप फ्रेंड से कनेक्टेड थे या डिस्कनेक्ट हो गए पूरा? स्टार्टिंग में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, काफ़ी डिस्कनेक्ट हो गया था लोगों से। तो डिस्कनेक्ट होने का फिर वो भी होता है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा दोस्तों से कटना नहीं चाहिए। दोस्त दोस्त लोग ही होते हैं जो आपको थोड़ा वो हँसाते, वो सब करते हैं, मज़ाक करते रहते हैं। तो इन सब में इसलिए फिर मैंने बातें करना स्टार्ट किया लोगों से, दोस्तों से। तो फिर थोड़ा तसल्ली मिलती है कि हाँ, चलो दोस्त लोग हैं, साथ में हैं। तो सेल्फ डाउट तो था, वो रहता है, सबको रहता है वो। तो उसका डील करने का तरीका है कि भाई भरोसा रखो अपने ऊपर, हो जाएगा। मुझे जैसे 2 बार मेरा नहीं निकला, तो मुझे लगा कि सही सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। बट फिर मैंने कहा 37,000 वैकेंसी थी, तो एक तो ये भी लक था कि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ मेरे टाइम पे आ गई। तो एक लक वो था, उसकी वजह से मैंने और प्रिपरेशन करी अच्छे से। तो धीरे-धीरे फिर स्टार्टिंग जब रिज़ल्ट भी नहीं आया था ना, तब भी मुझे सेल्फ डाउट था। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तब सारी चीज़ वैनिश हो जाती है। फिर सब भूल जाते हैं। कहते हैं ना, स्ट्रगल स्टोरी बिकम सक्सेस स्टोरी आफ्टर यू गेट व्हाट यू वांट, ठीक है। और कैसे पढ़ते थे ऋषभ, आपका मतलब पढ़ने का तरीका क्या था, क्या रूटीन था आपका रोज का? मेरा जैसे मैं 1 बजे के आसपास होता था रात में। जगता था मैं 9 साढ़े 9, 10 भी बज जाता था। तो मैं आराम से जगता था, कोई प्रेशर नहीं। जब तक नींद पूरी नहीं होगी तो पढ़ भी नहीं पाएँगे। तो मैं नींद अपनी हमेशा पूरी रखता था। उसके बाद मुझे ज़्यादा कुछ काम, घर में कुछ काम करने को नहीं कहा जाता था। मम्मी करती थी, भैया कर लेता था, पापा कर लेते थे। मुझे कोई काम नहीं दिया, तो एक तो इतना बहुत लकी था मैं इस मामले में। और उसके बाद फिर मैं जैसे उठा, उसके बाद फिर थोड़ा एक्सरसाइज़ कर लिया। एक्सरसाइज़ तो मैं कंटिन्यू रखा था। एक्सरसाइज़ कर लेता था, उसके बाद फिर ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 के आसपास मैं फ्री होके फिर लैपटॉप में बैठता था, फिर वीडियोज़ देखने स्टार्ट करता था। सबसे पहले करंट अफेयर्स करता था। करंट अफेयर्स का सब जो मैंने आपको शायद सोच नहीं बताया, करंट अफेयर्स का संजीत सर हैं एग्ज़ामपुर में, अच्छा।
तो उनका मैं करंट अफेयर्स देखता था, क्योंकि वो करंट अफेयर्स रिवाइज कराते थे पुराना वाला, साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी इम्प्रूव कराते थे। अच्छा। तो मैं इसलिए उनका देखता था। 1.5 घंटे की वीडियो होती है, वो मैं हर दिन देखता था। फिर उसके बाद फिर कोई भी वीडियो, मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था। मैं धीरे धीरे, अब मान लिया मैथ्स पढ़ना है तो मैं मैथ्स पढ़ लेता था, फिर रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब चलता रहता, मैं लगातार ही पढ़ता रहता था। उसके बाद खाने पीने के समय मूवी लगा लिया या कुछ देख लिया, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता था। उसके बाद फिर मॉक लगा लेता था 3-4 बजे के आसपास। फिर थोड़ा बहुत पढ़ लिया। 7 बजे के आसपास मैं छत में जाता था, एक्सरसाइज कर लेता था। उसके बाद फिर घर रूम पे आके खाना वाना खा के फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देता था। रात को पढ़ते ही फिर रहता था। 1 बजे तक हाँ। दिन भर पढ़ाई। हाँ। ठीक है, नहीं आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया, 10 घंटे पर डे मतलब। तो तैयारी के दौरान क्या मस्ती वस्ती करते थे आप? बिल्कुल बंद थी सब कुछ? हाँ, मैं दोस्तों के साथ मिलने जाता रहता था, घूमता रहता था, वो तो मेरा चलता रहता था। हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 बार तो एटलीस्ट निकल जाता था मैं। तो वो ज़रूरी है। वो लोगों को लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, बट उससे वो एक तरह से, जैसे जिम करके आओ तो जो रेस्ट करता है, वही चीज़ वो आपका एंटरटेनमेंट करता है। करना ज़रूरी होता है वो। एंड पोस्ट सिलेक्शन क्या चेंजेस हैं आपके रूटीन में? अब क्या करते हो? अब अब तो वही जगने का तो वही टाइम है 10 बजे का। फिर बैठे आराम से सोच रहे कुछ। और मैं इन्वेस्टिंग का थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया मैंने। मैं थोड़ा उसमें मेरा इंटरेस्ट भी था हमेशा से। तो कॉलेज में भी मैं बुक्स पढ़ता था इन्वेस्टिंग की और बिजनेस की, ये सब का, फाइनेंस की। तो मुझे उसमें इंटरेस्ट था, वही मैं पढ़ता रहता हूँ। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ लिया आपने? हाँ, वो पढ़ी थी। अच्छी किताब रिच है। डैड पुअर डैड पढ़ी है। हाँ, और साइकोलॉजी ऑफ मनी वो नहीं पढ़ी ज़रूर मैंने। पढ़ो। वन ऑफ द बुक अबाउट मनी, साइकोलॉजी ऑफ मनी, है ना, अच्छी किताब है, उसको लेके ज़रूर पढ़ना। सबसे पहले मैंने पढ़ी थी अल्केमिस्ट। अच्छा। अल्केमिस्ट बहुत अच्छी किताब है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके अल्केमिस्ट, हम लोग अल्केमिस्ट, और हमारे टाइम पे तो एक वो 5 पॉइंट समवन, चेतन भगत वाली, हाँ, हाँ। ठीक है, ये मोस्ट पॉपुलर बुक हुआ करती। अल्केमिस्ट समझ ही नहीं आई थी पहली बार जब मैंने पढ़ा था। हिंदी मीडियम बैकग्राउंड था, कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या किताब है ये। ठीक है, वेरी गुड। तो वही मेरा नॉवल पढ़ने का इंटरेस्ट जगा था। मेरे दोस्त लोग भी नॉवल पढ़ते थे, तो उनके साथ मैं भी, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैबिट मेरी बन गई थी नॉवल पढ़ने की। अभी छूट गई है, अभी तो पढ़ना पड़ता है। अभी क्या टीवी भी देखते हो? मस्त। टीवी तो मैं नहीं देखता, मैं यूट्यूब ही चलाता हूँ या series नेटफ्लिक्स वेब सीरीज, ये सब चलता रहता तो अभी तो टाइम ही टाइम होगा ना। है। अब तो टाइम है। जर्नी कब तक एक्सपेक्टेड है आपकी? 3 मंथ्स मान के चल रहा हूँ मैं, अगस्त तक हो जानी चाहिए। तो ये AA के बारे में थोड़ा बताओगे, क्या मतलब पोस्ट होती है, क्या रोल्स होते हैं इनिशियली, और सैलरी कितनी होती है? सबसे ज़रूरी बच्चे को सैलरी कितनी मिलेगी इन हैंड, ग्रॉस सैलरी क्या है? तो AA तो कैग के अंदर आता है। CAG? कैग, हाँ, कैग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो पावरफुल बॉडी है ये। तो कैग के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी काफ़ी पावरफुल जॉब रहती है इनकी। फील्ड वर्क में इनका पावर CAG का फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना, यही है हाँ, ना? ठीक हाँ। है। तो इसमें तो यही है, इसमें टूरिंग होती है। तो लोग बेसिकली AA इसलिए नहीं लेते क्योंकि टूरिंग होती है खूब सारी। आपको 20-20 दिन, महीने में 20-20 दिन कहीं बाहर रहना पड़ता है। तो वो अनहेल्दी भी होता है कि बाहर का खाना खाना पड़ रहा है, तो लोग नहीं लेते हैं इसलिए। साथ ही जॉब, मुझे ट्रैवलिंग थोड़ा पसंद है, तो मैं चाह रहा हूँ, मैं इसलिए मैंने ले भी ली है। और गैजेटेड पोस्ट है, 4800 ग्रेड पे है, इसका मतलब एटलीस्ट 75 इन हैंड आती है। 75,000 के ऊपर? हाँ, 70 से 75,000 के आसपास आ जाती है, और 92 ग्रॉस बनती है। 92,000 रुपये ग्रॉस सैलरी है, डिडक्शंस के बाद? 70-75 के आसपास अच्छा। इतनी बन जाती है। ओके। तो वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब है SSCGL की, और ओनली गैजेटेड पोस्ट है। ओनली गैजेटेड पोस्ट। तो ये एडवांटेज है AA बनने के, बट एक अलग पेपर है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। कैसे पढ़ा था आपने वो पेपर? हाँ, फाइनल सबसे पहली आपका बात तो, बैकग्राउंड तो आपका है बीटेक का? हाँ, साइंस। साइंस है। तो मुझे वैसे भी लिस्ट वन पहले आती थी, मैं देखता था कि लिस्ट 1 आई है, पर उसकी कट ऑफ इतनी हाई जाती थी, मुझे लगता था मेरा कहाँ इसमें नाम आएगा। तो मैंने कभी AA के बारे में सोचा भी नहीं, और मुझे पता भी नहीं था AA होता क्या है। जब इस बार लिस्ट 1 में नाम आया तब मैंने देखा कि AA होता क्या है। अच्छा, आपने ऐसे ही डाल दिया था लिस्ट 1? अच्छा, सब नहीं, लोग कर वो देते हैं। लिस्ट, वो कट ऑफ जाती है ना। अच्छा। 159 कट ऑफ थी इस बार, तो उससे ज़्यादा जिसके नंबर आते हैं वो AA के लिए एलिजिबल हो जाते। तो इस बार मेरे ज़्यादा आ गए थे, तो लिस्ट 1 में तो नाम आ गया था मेरा। फिर मैंने देखा कि AA होता क्या है, तो उसका रिज़ल्ट आया था शायद 10 फरवरी के आसपास, मेंस का, नहीं, प्री का। उसके बाद फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया। उसके बाद मैंने एक बुक मंगाई थी इसके लिए। R गुप्ताज की बुक है SSCGL की,
बेस्ट सेलर में थी तो मैंने मंगा ली, उससे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, बट उससे समझ नहीं आया मुझे ज़्यादा कुछ, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस थे वो बहुत अच्छे थे, एमसीक्यूज़ मैंने उसके ही लगाए थे। बाकी कॉन्सेप्ट के लिए मैंने सीए पराग गुप्ता करके यूट्यूब चैनल है, उनका मैंने यूट्यूब चैनल देखा था, और एक दिन तो मैंने 9 घंटे पढ़ा था लगातार, 9 घंटे इंटू 2 की स्पीड में आगे बढ़ा के तो 26 घंटे की क्लास मैंने कंप्लीट की थी एक दिन में। अच्छा। और वो मेरे पास सिर्फ 3 दिन बचे थे। जैसे मैंने 16 फरवरी के आसपास बुक आई थी मेरी, उसके बाद पराग सर का यूट्यूब चैनल मुझे मिला था 17-18 फरवरी के आसपास। उसके बाद 4 तारीख को मेरा डबल का पेपर था मार्च में, तो मेरे पास एटलीस्ट 16-17 दिन थे पढ़ने के लिए। तो मैंने फिर धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे मुझे इसमें एक डाउट मुझे आया था कि मेंस का पढूं कि इसका पढूं क्योंकि मेंस मेरा फिर छूट रहा था धीरे धीरे। फिर वो कन्फ्यूजन जो था ही मेरे दिमाग में, तो फिर मैंने ये सोचा कि डबल लोग जल्दी प्रेफर करते हैं नहीं, तो इसमें कंपटीशन कम हो जाता है, रिलेटिवली काफ़ी कम हो जाता है। और साथ ही मेंस जब होता है तो जैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ इस बार, तो नॉर्मलाइजेशन से मुझे ये तो ये लग रहा था कि अगर इजी शिफ्ट में आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नंबर बढ़ेगा नहीं, तो इजी शिफ्ट का नुकसान ये हो जाता है। तो फिर मैंने कहा डबल का थोड़ा पढ़ लेता हूँ, और वैसे ही मेरा मेंस में फिर मन नहीं लग रहा था ज़्यादा, क्योंकि बढ़ ही नहीं रहा था नंबर जितने 328, 380, 330 इतना आ जा रहा था। मैंने कहा सफिशिएंट है, इतने में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, तो फिर मैंने डबल के लिए चूज़ किया। और मार्क्स भी अच्छे लाए आप इतने कम टाइम में। हाँ, वो मैं पराग सर का जो इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना, वो मैं सच में उनको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा उनकी पढ़ाई की वजह से। तो जो बच्चे डबल के लिए एस्पायर कर रहे हैं, मन में है और ये सोच के घबरा जाते हैं कि यार कम टाइम में कैसे कर पाएंगे, अब इनका एग्जाम्पल देखो, इन्होंने बहुत पढ़ा भी नहीं है, ज़्यादा दिन तो नहीं दिया आपने, बहुत जल्दी सब कुछ किया भी, एंड 162.5 मार्क्स बोले थे ना आपने उस पेपर में लेके आए, और रैंक 3 इनकी डबल में बन गई। तो इग्नोर मत करो, वो भी एक ऑप्शन आपके लिए है, कम टाइम में तैयारी कर सकते हो, थोड़ा जल्दी जागो तो अच्छा है, रिस्क कम है, बट वो पेपर भी आप तैयारी करके डबल का भी निकाल सकते हैं, राइट। इसमें ये डिफरेंस रहता है कि जिनका 2400 नहीं मिल रहा होता है, उनके मान लीजिए मार्क्स कम है, अगर इसमें इनके ज़्यादा मार्क्स आ जाएं तो डबल मिल जाएगा 2400 से 4800 ग्रेड में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डबल के एस्पिरेंट्स कम है थोड़ा रिलेटिवली। हाँ, एस्पिरेंट्स कम है और लोग देते भी नहीं है जल्दी, अटेंडेंस काफ़ी कम रहती है इसमें। हाँ, एक वही डर है ना लोगों के अंदर कि ये तैयारी नहीं हो पाएगी इस पेपर की, हाँ। हमारा बैकग्राउंड नहीं तो हम कैसे कर पाएंगे, है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऋषभ, आते हैं अब इस पॉइंट पे कि जैसे आप जब तैयारी करते हो, आज आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपको लोग देखने जा रहे हैं, प्रिपरेशन के दौरान ये चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं मेरे को इंटरव्यू देना है, या आप टॉपर इंटरव्यूज देखते थे, मतलब कैसे आप तैयारी के दौरान अपने आप को, मतलब कंटेंट तो पढ़ ही रहे हैं बट एक एस्पिरेशन है ना कि मेरे को एग्ज़ाम निकालना है, तो अब तो बहुत सारे टॉपर इंटरव्यूज आते रहते हैं, तो आप इनको कभी देखते थे? हाँ, मैं टॉपर्स के इंटरव्यू ज़रूर देखता था उनका, क्योंकि मेरी इंग्लिश धीरे धीरे वोकैब मेरी भी अच्छी नहीं थी, तो मुझे वोकैब का भी पढ़ना होता था, सोचना होता था कि कैसे पढूं, तो वो टॉपर से पता चलता था। मैथ्स में वो कैसे टाइम बचाते हैं वो भी मुझे देखना था। तो ये सारे टॉपर्स का थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल जाता है, वो अच्छा रहता है, बट तरीका अपना ही होना चाहिए हमेशा। तरीका दूसरों का अपनाओगे तो नहीं हो पाएगा, वो मुश्किल हो जाता है। तो मैंने अपना ही तरीका अपनाया, बट उनकी स्ट्रैटेजीज़ थोड़ा बहुत कैसे करते थे, थोड़ा बहुत आइडिया लगा के अपना तरीके से सारा चीज़ें किया। तो एक तो मेरा इंटरेस्ट भी था कि मुझे टॉपर्स इंटरव्यू में तो जाना ही जाना है। अच्छा। तो इसका बेसिकली इसी की वजह से मैंने पढ़ना ज़्यादा अच्छे से स्टार्ट किया, कि मेरा एक मोटिवेशन आ गया था कि हाँ, अब मुझे भी इंटरव्यू देना है तो उसकी वजह से मैंने काफ़ी मेहनत की थी। मैंने दोस्तों को भी बता दिया था कि भाई इंटरव्यू होगा मेरा नहीं, ठीक है, वही मैं बच्चों को समझा रहा था एक दिन कि बच्चे बोल रहे थे कि अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें, तो मैंने कहा सबके मोटिवेशन का मैकेनिज्म अलग है। आपको जो चीज़ मोटिवेट करती हो, इफ़ इट वर्क्स फॉर यू, इट इज़ गुड फॉर यू। अगर आपको अपने पड़ोसी को दिखाना है तो ये मत सोचो कि तुम मीन हो, ठीक है, तुम वही मोटिवेशन लेके पढ़ो, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारा पहले सिलेक्शन हो, वो सबसे ज़रूरी है। तो आप जो मोटिवेट करे, तुम्हें इंटरव्यू में जाना है, तुम्हें लगता है तुम्हें इंटरव्यू, तो आप वहाँ विजुअलाइज करके मोटिवेट हो सकते हो। आपका जो एम है लाइफ का, सबके मोटिवेशन के रीज़न, जैसे आपने बोला आपको टॉपर शो में जाना है, वो इमेजिनेशन आपके लिए एक मोटिवेशन है कि मुझे मेहनत करनी है उसके लिए। तो मैं ये सबसे कहना चाहता हूँ, फाइंड योर ओन मोटिवेशन, आपका क्या मोटिवेशन है लाइफ में, जो भी आपको मोटिवेट करे। एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए, वो जहाँ से आती हो, जिस चीज़ को सोचने से आती हो वो सोचो आप, सो दैट यू वर्क फॉर योर गोल।
ठीक है ऋषभ, आपकी हॉबीज़ क्या हैं ज़रा बताओगे आप कुछ? पसंद तो है मुझे क्रिकेट खेलना, लेकिन अब हो नहीं पाता, दोस्त ही नहीं है अभी यहाँ पर सब जॉब में लगे। और नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, गेम्स खेल लेता हूँ मोबाइल में, एंड वेब सीरीज़ थोड़ा बहुत। फैमिली में कौन-कौन है आपके? मदर, फादर, ब्रदर के बारे में आपने बोला, सिस्टर हाँ, आपकी हैं। हाँ। तो पापा मम्मी, पापा बैंक में, मम्मी हाउसवाइफ है, एंड दीदी है मेरी हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर है, एंड भैया आईटी कंपनी में एक, तो स्टार्टअप है, स्टार्टअप में काम करता है भाई। ओके, राइट, ग्रेट। तो ऋषभ, आपने इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत अच्छे से बताया, बहुत मज़ा भी आया सुनने में आपको। जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है कि वो कैसे बड़े एग्ज़ाम को, एसएससी जैसे एग्ज़ाम बड़ा है क्योंकि कंपटीशन है, वन ऑफ द मोस्ट सॉट एग्ज़ाम टुडे इज़ एसएससी एग्ज़ाम्स। तो इसमें बहुत सारे सेटबैक्स आते हैं, आपने भी देखे 2 फेल्यूर्स। क्या मैसेज है आपका उन एस्पिरेंट्स के लिए कि वो इस कंपटीशन को राइट माइंडसेट के साथ अप्रोच करें? सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि एम इतना वो सब नहीं करना चाहिए कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए, इतना वो चाहिए। पढ़ने पे फ़ोकस करना चाहिए। मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए। मुझे ये था कि मुझे जितना मैं पढ़ रहा हूँ, वो मुझे समझ आना चाहिए। तो मैं मॉक में इसलिए इन्वेस्ट करता था रिसर्च करने में, कि मुझे ये समझ आ जाए कि ये कैसे हो रहा है, तो फिर मैं वहाँ तो कर ही लूँगा। अगर यहाँ मैं समझ गया तो वहाँ तो कर ही लूँगा। तो मैंने कभी इतना फ़ोकस नहीं किया कि अच्छे मार्क्स चाहिए, ये चाहिए। मैंने फ़ोकस किया कि मुझे समझ आ जाए, और जीएस में तो ख़ैर पढ़ना पड़ेगा आपको, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, एंड बाकी करते रहना पड़ेगा आपको, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, मॉक लगाते रहना पड़ेगा। मॉक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं इग्नोर किया था पिछली बार, तो इसलिए मेरा हुआ नहीं था। मुझे पता चल गया था, अंदर से फ़ील आ जाती है कि हाँ, मॉक नहीं लगाया, तो इसलिए दिक्कत हुई है। तो फिर मॉक लगाना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अभी एक दिन हम लोग बैठ के क्रिएटिवली सोच रहे थे कि सुपर मार्क्स के लिए कुछ लाइंस बनाते हैं ठीक है, प्रोमो लाइंस। तो मेरे दिमाग में एक लाइंस आई थी कि अगर आप अभी मॉक नहीं दोगे ना तो एग्ज़ाम आपको मॉक करेगा ठीक है। तो वो ज़रूरी है टेस्ट करना खुद को कि जितना आप रगड़ोगे खुद को उस एक्चुअल एनवायरनमेंट में, भले ही नंबर अच्छे आए या ख़राब आए। कई बच्चे हैं जो मॉक नहीं देते हैं इस डर से कि मेरे नंबर ख़राब आ जाएंगे, तो वो एक जजमेंट वाली आदत होती ना, तो वो सोचना ही नहीं यार। अपनी जो आईना तो रोज़ देखो ना कैसे दिख रहे हो वही ठीक वो डरते हैं मॉक लगाने हम्म, से। मैं भी डरता था पहले। मैंने कहा अगर यहाँ डर रहा हूँ तो वहाँ तो नहीं बनेगा मेरे से। तो मॉक में चाहे कितने भी बेकार नंबर आएँ, बट उसको रीअटेम्प्ट करके धीरे-धीरे इम्प्रूव करना पड़ता है। तो वो इम्पोर्टेंट रहता है, वो डरना नहीं चाहिए मॉक से। अल्टीमेटली वही मॉक आपका असेसमेंट है, प्रैक्टिस भी है, असेसमेंट भी है, रिवीजन भी है, सब है। और उसी मोड में आपको कह रहे हैं जो गेम आपको खेलना है एग्ज़ाम में, वो गेम तो खेलना पड़ेगा पहले से, ताकि वहाँ वो अटपटा सा ना लगे, है ना? बहुत बढ़िया। तो ऋषभ, आपसे मिलके बहुत मज़ा आया, और मैं ये बस जानना चाहता हूँ कि लखनऊ में क्या चल रहा है अभी? बहुत दिन हो गए मैं लखनऊ ठीक से नहीं घूम पाया हूँ। मेरे टाइम पे वहाँ पर एक हज़रतगंज के पास वाजपेयी पूड़ी हुआ करती थी। बड़ी लंबी लाइनें लगती थी। मेरा एक एपिसोड बताता हूँ आपको। हम लोग ट्रिपल ई के एग्ज़ाम का फॉर्म लेने गए थे। तो उस समय ऑनलाइन शुरू हो गया था, नहीं याद नहीं है, फ़िज़िकल फॉर्म लेके भरने पड़ते थे ट्रिपल ई का। तो वो हम लोग बैंक्स में होते थे कि इस एक्सिस बैंक चले जाओ, वहाँ से मिलेगा, अमीनाबाद में बैंक है। तो एक बार हम लोग गए बैंक में और फॉर्म लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे। उसने बोला कि हज़रतगंज वाली ब्रांच में मिलेगा, यहाँ अब फॉर्म ख़त्म हो गया। वहाँ से हम निकले और हज़रतगंज की तरफ बढ़ने लगे, तो वहाँ एक जगह बहुत बड़ी भीड़ थी। तो हमें लगा कि यहाँ फॉर्म मिल रहा है ट्रिपल ई का। हम भी लग गए लाइन में, पता लगा ये पूड़ी लेने के लिए लाइन लगी हुई है, वाजपेयी जी की पूड़ी। और फिर हमने कहा चलो पूड़ी ही खा लेते हैं। तो वाजपेयी जी की पूड़ी उस दिन खाई, बहुत फेमस है हज़रतगंज में। तो लखनऊ बहुत प्यारा शहर है, और अभी तो आई थिंक काफ़ी अच्छा सजा हो हुआ है, गया ना, काफ़ी सजा सजा हुआ हुआ है। है। जी20 की वजह से हाँ। और इन सब की वजह से, मतलब आजकल तो लाइट्स लगी रहती हैं, पूरा शहीद पथ में लगी रहती हैं, सीएम आवास के पास लगी रहती हैं, बटरफ्लाई लग गई हैं, तो बहुत अच्छा बना दिया। राइट, राइट। तो मैं आता हूँ किसी दिन लखनऊ, अच्छे से घूमते हैं। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ऋषभ। बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी है आपकी, एक एनर्जी आप एग्ज्यूड कर रहे हो। मेंटेन रखिए अपना ये जो पैशन है, जो मिशन है आपका। सो फाइनली ऋषभ, इंटरव्यू खत्म हो गया, मज़ा आया आपको? ज़बरदस्त, ठीक है, ज़बरदस्त। तो बहुत अच्छा लगा ऋषभ आप आए लखनऊ से। और एक टीचर के तौर पे हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब कोई बच्चा, जो उसकी जर्नी में, सक्सेस जर्नी में रोल आपका होता है पूरा। हम लोग बहुत छोटा सा रोल प्ले करते हैं, बट
वो जो कहते हैं ना जर्नी का हिस्सा बन जाना, हम हर साल वो जर्नी जी पाते हैं जो एक एस्पिरेंट जीता है, क्योंकि हम उसके हिस्सेदार हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है, एक बच्चा जब बताता है कि हम सेलेक्ट हो गए और आपके यहाँ से पढ़े थे, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ चलो इसमें छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारा भी है। और उसको जब आप एक्नॉलेज करते हो तो कहीं ना कहीं ये और बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में लोग एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। बहुत आनंद आया मुझे बात करके आपसे, बहुत अच्छा लगा, और पूरे एस्पिरेंट कम्युनिटी को इससे बहुत फ़ायदा होगा इस इंटरव्यू से। और एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से आपके लिए है, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, ठीक है, खा के थोड़े मोटे हो जाइए आप। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो जो लक्ष्य और उड़ान वाले बच्चे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।